जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट का भारती भवन बुक का ऑब्जेक्टिव समझिएगा। इस वीडियो में आप विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम के ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। इसके पहले वाले चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको मैंने पहले ही 6 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब किसी चालक की तार को लंबाई को खींच कर दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। अरे लड़का सन के यहाँ दिमाग खराब हो जाता है कि खींच कर दुगना कर दिया जाए तो तब क्या होगा, या सिंपल पूछ दिया जाए कि तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। एक बेसिक अंतर होता है कि जब आपको नॉर्मली पूछा जाए कि किसी तार का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल, मतलब तार का प्रतिरोध आर लंबाई एल के समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे आप तार की लंबाई को वृद्धि करिएगा उसी रेशियो में तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन जब ऐसे पूछा जाता है कि तार को खींच कर दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए समझिए यहाँ पर कि जब खींच कर दोगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 8 गुना कर दिया जाए, मतलब गुना पूछ दिया जाए, खींच कर ऐसा बोला जाए तो आर समानुपाती एल स्क्वायर होता है। मतलब जितना गुना खींच कर दिया जाए उसका स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है आपका खींच कर दोगुना कर दिया जाए यानी आर समानुपाती एल स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर क्या कितना होता है तो 4, यानी जो हमारा नया प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा वह 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वह अपसरित होती है, इसे ड्रिफ्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। मतलब किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको किरचॉफ का नियम जानना होगा। तो किरचॉफ का नियम क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर आने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल उस बिंदु से जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब समझिए यहाँ पर कि मान लीजिए I1 एक विद्युत धारा और एक I2 यहाँ पर बिंदु ए पर आ रहे हैं और इससे बिंदु I3 धारा और I4 निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो I1 जोड़ I2 होगा, I1 प्लस I2 वह किसके बराबर होगा तो I3 प्लस I4। यहाँ पर दो ही नहीं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितना भी धारा हो। यहाँ पर मान लीजिए 8 धारा आ रहा है और जितने 8 धाराओं आ रहा है उन सभी का योगफल जितने जा रहा हो इधर, उन सभी का योगफल आपस में बराबर होगा। मतलब इधर आने वालों का योग और इधर जाने वालों के योग का बराबर होता है। तो इस नियम से क्या हो निकल कर आता है कि आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत है। मतलब आवेश संरक्षित रहता है, जितना इधर आता है उतना ही आवेश चला जाता है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, आवेश संरक्षण की सिद्धांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है किरचॉफ का नियम में किसका परिणाम है। तो किरचॉफ का नियम न चुंबकीय क्षेत्र का किरचॉफ का नियम विद्युतीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है। जो किरचॉफ का नियम है इसमें किसका परिणाम है तो विद्युतीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र निकल कर आता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम संयोजन R इक्वल टू क्या होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है तो 1 में R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान कुछ भी हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान अधिकतम आता है, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में नहीं है। जो समानांतर क्रम है प्रतिरोध का इसमें जो संयोजन होता है वह न्यूनतम आता है, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में आर है। तो यहाँ जब भी आप वैल्यू बट्टा में रखिएगा तो छोटा ही आ जाएगा, क्योंकि 1 बट्टा में है और यहाँ पर श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ना है तो यहाँ पर मैक्सिमम आता है। इसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम समझेंगे पहले श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों विधि से निकालेंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट इसे एग्जाम में समानांतर क्रम
विधि से निकालिएगा, क्योंकि समानांतर क्रम में ही न्यूनतम होता है, क्योंकि उसमें बटा में होता है। तो यहाँ पर देखिए R इक्वल टू 1 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम। तो हमारा कितने निकल कर आ जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 3 ओम। 3 ओम आ गया। अब मान लीजिए कि आप निकालती हैं क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम प्रतिरोध में निकालिए। अब अब समानांतर क्रम में क्या होता है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट होगा। अब यहाँ पर 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। यहाँ पर R1 R2 और R3 का वैल्यू हमने पुट कर दिया है। यहाँ R1 और R2 और R3 का वैल्यू 1 1 है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/1 होगा। अब फिर 1/1, 1 में 1 से डिवाइड करिए तो 1, फिर 1/1 1 होगा। तो 1 1 1 3, यानी 1/R इक्वल टू कितना आ गया, आपका 3 आ गया। अब 1/R, अब R के लिए यहाँ पर वैल्यू निकालना है, तो R को यहाँ पर या तो बाइसियम कर दीजिए या दोनों साइड को रिवर्स कर दीजिए। तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, R इक्वल टू, इधर इसको ऊपर ले जाइएगा तो R/1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 1/3 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आया था 3 और इस समानांतर क्रम में 1/3 ओम आ रहा है। तो हम इसे किस क्रम में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में, और कितना आएगा 1/3 ओम। तो हमसे यही वैल्यू पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 है, आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो जो इसका समतुल्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, तो E1 पहला विद्युत वाहक बल इंटू दूसरा का प्रतिरोध, E1 R2 प्लस E2 तो R1, मतलब दूसरा विद्युत वाहक बल तो पहला प्रतिरोध और डिवाइड में इन दोनों प्रतिरोधों का योग R1 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य क्या होगा। समविभवी क्षेत्र मतलब समझते हैं कि समविभव मतलब उस पर विभव क्या है, बराबर है। मान लीजिए कि यहाँ से हमें यहाँ को किसी आवेश को ले जाना है ए से बी, आवेश तो वही क्यू है, क्यू आवेश है, इसको हमें यहाँ से यहाँ ले कर जाना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि उसका विभव बराबर है, यानी V इक्वल टू क्या होता है, तो W/Q। तो W इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, V इंटू क्यू। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो विभव, यहाँ पर तो आवेश तो उस यहाँ से जो आवेश लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, तो आवेश का तापमान भी समान हो गया, और विभव विभव तो समान बोला ही गया है, तो W/V/Q, यानी मतलब जो जितना आवेश से पर कार्य यहाँ हो रहा था उतना ही कार्य यहाँ पर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कोई कार्य एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा लाने में, बराबर उतना ही आवेश हो रहा है, यानी जो हो गया तब कार्य नहीं होता है, मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर कार्य बढ़ता तब ना हम कोई कार्य किए तभी उसका वैल्यू बढ़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं होता है कार्य, कोई भी कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, यानी मतलब किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल उस बिंदु से जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ना कि सभी विद्युत धाराओं का योगफल क्या होता है, तो शून्य होता है। कैसे, तो मान लीजिए यहाँ I1 है, इधर I2 है, इधर इनसे निकल कर I3 और I4 जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आवेश क्या निकल कर आएगा कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 आएगा। तो हम इसे I3 और I4 को इधर लेकर आते हैं, बराबर के इधर पहले लिख लेते हैं I3 प्लस I4। अब देखिए इसे हम इरेज करते हैं और अब क्या लिखते हैं, यहाँ पर I1
प्लस I2 माइनस का इधर I3 हो जाएगा और माइनस का I4 और बराबर का इधर हमें क्या बच जाएगा इक्वल टू 0। मतलब जितना आने वाले धाराओं का बीजगणितीय योगफल और उनसे जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल को हम अगर टोटल निकालेंगे तो उन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या हो जाता है, तो शून्य हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को माप सकते हैं। मतलब इसमें दोनों प्रकार के प्रतिरोध नापे जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का परिवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, तभी उसमें शून्य विक्षेप मिलता है। गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं कि विद्युत जो स्टेबलाइजर होता है उसमें लगाया रहता है, यह वोल्टेज को नापता है। तो वोल्टेज अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उसमें शून्य विक्षेप बताएगा। तो यही है कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं। तो इस वीडियो में हम इतने ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।